अच्छा बार बार अब कर बालाजी सर रिकॉर्डिंग ओके ओके बैक स्ट्रेट eyes closed breathe out breathe in breathe out breathe in breathe out 3 omkar chanting breathe in breathe in breathe in Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karavavahe Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahe Om Shanti Shanti Shanti. Now rub your palms, cup your eyes, remove your hands and gently open your eyes. Okay. चलो पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. हमारा जो टॉपिक है वो है रिसर्च मेथोडोलॉजी और रिसर्च के स्टेप्स कौन कौन से हैं वो देखते हैं कि जब आप किसी सब्जेक्ट पे टॉपिक पे पीएचडी करना चाहते हो रिसर्च करना चाहते हो तो स्टार्टिंग टू एंड तक ऐसे है ना 10-12 पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है. क्यों मैंने 10-12 पॉइंट्स बताए क्योंकि कभी कभी डिस्क्रिप्टिव है कि एक्सपेरिमेंटल है तो उसके हिसाब से स्टेप एक स्टेप ज्यादा एक स्टेप कम हो सकता है. ठीक है. तो सबसे पहले तो जिस टॉपिक पे आपको रिसर्च करना है पहले तो रिसर्च करते क्यों है क्योंकि आपको हम अपने ह्यूमन बीइंग को या हमारी जो जनरेशन है उसको और बेटर सुविधा देने के लिए सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए या हमारे सामने कोई समस्या है उसका समाधान करने के लिए. ओके. या पहले कोई चीज हो गई है हिस्ट्री में और हम उसको जानना चाहते हैं कि जैसे कुछ लोग खुदाई करते हैं देखते हैं कि हमारे पुराने है ना लोग कैसे थे वो भी एक रिसर्च ही है. किसी भी प्रकार से हमें जानकारी प्राप्त करना या जो चीज पहले से है उसको और अच्छी तरह से जानना या हमारी जो समस्या है उसका समाधान करना बेसिकली यही है कि अगर आपके सामने एक समस्या है उसको समाधान करने के लिए. ठीक है. तो रिसर्च प्रॉब्लम पहले तो आपको ढूंढना है कि आप किस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हो. जैसे ही वो टॉपिक आपको समझ में आया कि चलो मुझे लगता है ये टॉपिक पे मुझे रिसर्च करना चाहिए अब आप देखोगे कि अच्छा इस टॉपिक पे कितने लोगों ने इसके पहले रिसर्च ऑलरेडी किया है या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई रिसर्च किया है क्या वो सब आपको लिटरेचर ढूंढना है. अब वो लिटरेचर कहाँ पे मिलेगा मैंने आपको बताया शोध गंगा और शोध गंगोत्री ऐसे 2 वेबसाइट है जहाँ पे आपको आप जो टॉपिक का नाम डालोगे सर्च करके आ जाएगा वो. ओके. फिर आप उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हो टॉपिक के बारे में या आपको कोई लगा पूरा रिसर्च ही पढ़ना है तो आपको वो भी कहीं कहीं फ्री में मिल जाएगा कहीं पेड में मिलेगा या आप उनको कांटेक्ट करके आप वो रिसर्च को पढ़ सकते हो. ठीक है. तो आपको उससे ये पता चलेगा इस टॉपिक के ऊपर या इस टॉपिक से रिलेटेड किन लोगों ने रिसर्च किया है. और जब आपको ये पता चलेगा कि अच्छा चलो इन्होंने मुझे जैसा रिसर्च करना था ऑलरेडी किसी ने कर दिया है उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च
तो अब आपके सामने लगेगा अरे इसके ऊपर तो रिसर्च किया है, लेकिन जब आप उस रिसर्च को पढ़ोगे तब कहीं ना कहीं उस समय के लिए उस रिसर्चर के सामने कोई तो एक टॉपिक रहा होगा जो उसने नहीं उसको कंसीडर किया। जैसे अगर आपको योगा में हो, आपको करना है कि योगा करने से वेट लॉस होता है क्या, या आपने अपना जो प्रॉब्लम है कि योगा करने से वेट लॉस है ना, या हमारा वजन कम होता है, ऐसा आपकी समस्या या आपने ऐसा हाइपोथेसिस या इसके ऊपर करना चाहते हो, होता है कि नहीं, ये प्रॉब्लम है आपके सामने और उसका समाधान ढूंढना है। तो समाधान ढूंढने के लिए जब आप रिसर्च करने गए तो आपने देखा कि बहुत सारे लोगों ने पहले भी वेट लॉस के ऊपर या वजन के ऊपर तो पहले से रिसर्च किया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मुझे तो इसी के ऊपर करना है। तो आप देख सकते हो कि उन लोगों ने किसके ऊपर रिसर्च किया था। उन्होंने बच्चों के ऊपर किया, बड़ों के ऊपर किया, लेडीज के ऊपर किया, जेंट्स के ऊपर किया, या फिर उन्होंने किस एज ग्रुप के ऊपर किया। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको लेडीज के ऊपर ही करना है क्योंकि आपको ज्यादा लेडीज मिल जाएगी इजीली, है ना, रिसर्च करने के लिए, तो आप उसमें फिर देख सकते हो उसने भी लेडीज पे किया और आपको भी लेडीज के ऊपर ही करना है। तो आप क्या करोगे, ठीक है, उसने हाउसवाइफ के ऊपर किया था कि ऑफिस गोइंग लेडीज के ऊपर किया था, उसने ऑफिस गोइंग पे किया होगा तो आप हाउसवाइफ के ऊपर कर सकते हो। या उसने लेडीज के ऊपर किया था तो 40-50 के बीच के एज का ग्रुप लिया था, आपके पास फिर दूसरा एज ग्रुप ले सकते हो। आप ऐसे बहुत सारे तरीके से आप सेम टॉपिक पे भी रिसर्च कर सकते हो। आपका वेरिएबल बदल के, आप जिसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हो बदल के भी आप कर सकते हो। और जिसके ऊपर अब रिसर्च आपने डिसाइड कर लिया कि ये मेरी समस्या है और मैंने बहुत सारी किताबें या बहुत सारा रिसर्च के ऊपर देखा तो इस समस्या के ऊपर इतना ही समाधान दिया है, अब मैं इसका समाधान ढूंढना चाहती हूँ, ऐसे करके अब आपने अपने रिसर्च का एक टाइटल बना दिया, उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस, कि आप उसी को प्रूफ करना चाहते हो। अब हाइपोथेसिस बन गया, अब आपको रिसर्च डिजाइन करना है कि आप कैसे उसको, वो रिसर्च है कैसा करना चाहते हो, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, प्रैक्टिकल करना चाहते हो, थ्योरेटिकल करना चाहते हो, है ना, वो डिजाइन करो। प्रैक्टिकल करना है तो कैसे करोगे, कितने लोगों को लोगो, है ना, 2 जन, जैसे 100 लोगों की 2 टीम बना के एक जन को योगा सिखाओगे, एक जन को योगा नहीं सिखाओगे, है ना, स्टडी ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, ऐसे 2 जन के ऊपर आपको करना है, फिर दोनों का कंपैरेटिव करना है। या फिर आप 100 के ऊपर ही स्टडी करेंगे और देखेंगे कि पहले उनका इतना वेट था और करने के बाद इतना हुआ। तो ये सब किस में आता है, रिसर्च डिजाइन में, कि आप रिसर्च करना कैसे चाहते हो, कहाँ करना चाहते हो, हॉल लेने वाले हो, घर में करने वाले हो, ऑनलाइन करने वाले हो, ऑफलाइन करने वाले हो, लोग आपको कहाँ से मिलेंगे, और वो लोग जो है वो आएंगे आपके पास क्या करेंगे, कौन सा योगा आप उनको सिखाने वाले हो, उसका पूरा प्रोग्राम एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, वो सब आता है रिसर्च डिजाइन में। अब लेकिन आप 100 या मिनिमम तो आपको 250 लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना रहता है। ठीक है, जब आप पीएचडी के लिए जाओगे, अभी जो आपको यहाँ पे एमए में जो करना रहेगा उसमें 10-20 लोगों के ऊपर भी अगर आप करोगे तो भी चलेगा, मतलब जो सैंपल डिजाइन है ना। तो अगर आप 250 लोगों के ऊपर जब रिसर्च करने जाओगे तो बहुत सारा टाइम पैसा सब लगता है, और बाद में पता चला अरे हमने जो रिसर्च किया था ना वो ठीक से था ही नहीं, हमने हमारा हाइपोथेसिस गलत था, या फिर वो रिजल्ट ही नहीं आया जो मुझे करना था, तो फिर मैं वेट लॉस की जगह पे कुछ और ले लेती, है ना, ऐसा भी हो सकता था, बीपी के ऊपर ले लेती थी, ऐसा आपको लग सकता है। तो इसलिए क्या करने का, पहले एक सैंपल डिजाइन करने का। सैंपल डिजाइन करना मतलब क्या, कि 200 के ऊपर 250 के ऊपर एक साथ एक्सपेरिमेंट मत करो, पहले ना उसमें से 20 लोगों को चुन लो। ये 20 लोग हैं जिनको मैं पहले, वो एक्सपेरिमेंट आप साल भर या 6 महीना करोगे, लेकिन इनको बोलो कि ठीक है मैं सिर्फ इनको 1 महीना 20 जन को यही प्रोग्राम में 1 महीना सिखाऊंगी। 1 महीना सिखाने के बाद उनके ऊपर क्या असर होता है वो मैं देखूंगी। अगर थोड़ा बहुत असर दिखा तो सही बात है, तो मैं 6 महीना साल भर सिखाऊंगी तो असर ज्यादा होगा। ऐसा करके आप एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन 1 महीना सिखाने के बाद भी अगर किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, तब आपको क्या करना पड़ेगा,
टॉपिक का, या कुछ तो चेंज करना पड़ेगा कि अगर आप उनको देख रहे हो, आपने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उनका वेट लॉस तो नहीं हुआ लेकिन उनका इंच लॉस हो गया, या आप बोल सकते हो कि वेट लॉस तो नहीं हुआ लेकिन सबका बीपी जो है वो अच्छा हो गया, नॉर्मल हो गया। तो आप वेट लॉस न लेके फिर बोलोगे कि मुझे बीपी के ऊपर करना है, ऐसा करके सैंपल डिजाइन में भी आपको करेक्शन आप करने के लिए आपके पास स्कोप होता है ना। अब आपका सैंपल डिजाइन अगर सही निकला जैसा आपको चाहिए, तब आप अपना रिसर्च आगे बढ़ाओगे। अब क्या करोगे कि अब जिसको आपको सिखाना है वो सब लोगों को कलेक्ट करना, उनका डेटा कलेक्ट करना कि उनका नाम क्या है, उनकी उम्र क्या है, वो कब से योगा कर रहे हैं, उनका बीपी कितना है, वेट कितना है, ये सब कलेक्टिंग डेटा है। और बाद में फिर आप डेटा को एनालाइज करोगे, है ना। फिर आपने उनको एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट, अब आपने उनको योगा सिखाना चालू कर दिया, योगा सिखा के हो गया। अब फिर योगा सिखाने के बाद फिर से आपने वही सब डेटा ले लिया उनका, कि उनका बीपी कितना था, वेट कितना है, या स्ट्रेस का जिसके ऊपर भी कर रहे हो वो आपने ले लिया। अब दोनों डेटा को कंपेयर करोगे कि पहले कैसे था, योगा सिखाने के बाद कैसे हुआ। ये हो गया आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो गया, एनालाइजिंग डेटा हो गया, दोनों को कंपेयर किया, डेटा के बाद फिर क्या रिजल्ट आया, आपको फायदा हुआ है तो आपका हाइपोथेसिस टेस्ट हो गया कि आपने जो प्रॉब्लम समस्या के ऊपर समाधान ढूंढने निकले थे वो समाधान निकला कि नहीं निकला। अब जब समाधान निकला तो आपको क्या पता चला उस समाधान से कि ये इससे होता है, योगा करने से वेट लॉस होता है, ऐसा हुआ, वो आपका इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। फिर आप एक रिपोर्ट निकालोगे, एक पीपीटी बनाओगे प्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि आपका जो 250-300 पेज का रिसर्च रहेगा, हर कोई जो गाइड है वो पढ़ने नहीं जाएगा, आपको क्या करना है, शॉर्ट में बनाना रहेगा, है ना, कि आपका कैसे डायरेक्टली आप प्रेजेंट कर सको प्रेजेंटेशन करते समय या किसी को बताते समय, तो प्रेजेंटेशन या रिपोर्ट बनाना, ठीक है। और आपका फिर पूरा थीसिस लिखना, ये सब चालू होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो, अगर जो लोग भी प्रेजेंट है, अगर आपको क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। आई होप आपका थोड़ा रिवाइज हो गया रहेगा, है ना। हाँ, ठीक है। अब आपका रिवाइज हो गया तो हम लोग अब अपने आगे के पॉइंट पे चलते हैं। अभी माधुरी जी ने बताया कि हमने डिस्कस कर लिया था रिसर्च प्रॉब्लम के ऊपर, लिटरेचर सर्वे के ऊपर, डेवलपिंग हाइपोथेसिस तक, यहाँ तक हमने बहुत सारा डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है। अब हम लोग जाएंगे कि हाइपोथेसिस का ही थोड़ा पॉइंट बाकी था उसके ऊपर, रिसर्च डिजाइन के ऊपर। हाइपोथेसिस जैसे मैंने बताया, हाइपोथेसिस क्या है, आप जो टॉपिक देते हो अपने थीसिस को ना, उसको प्रॉपरली डिजाइन करना या उसको अच्छी तरह से बनाना, मतलब कि एक ही लाइन में आपको पता चले कि आप किसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हो, इन वन लाइन ना। उसमें कुछ सोचने के, डाउट की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, वैसा आपका हाइपोथेसिस होना चाहिए, है ना। और हाइपोथेसिस तो हो गया, जैसे आपने जो भी प्रॉब्लम ली थी, समस्या ली थी, उसके ऊपर आपने एक स्टेटमेंट बना दिया। और मैंने, याद है, शोध गंगोत्री में मैंने लॉगिन करके दिखाया भी था, ये हाइपोथेसिस है ना। अगर किसी को याद नहीं होगा तो पुराना रिकॉर्डिंग एक बार फिर से देखिए। और ये भी बताया था नल हाइपोथेसिस क्या है। नल हाइपोथेसिस में क्या होता है कि आप जो, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको पूरा समझ में आएगा। आपने लिखा, या आपका जो टॉपिक है, हाइपोथेसिस है, वो है कि योग करने से हमारा वजन कम होता है, ये आपका हाइपोथेसिस है। लेकिन नल हाइपोथेसिस क्या होगा, योग करने से वजन कम नहीं होता है, ये नल हाइपोथेसिस हुआ। उसको नलीफाई करने के लिए तो क्या होगा, जब रिसर्च करना चालू करोगे और आपका जो रिजल्ट आएगा ना, तो उसमें आप देखोगे 95% लोगों का वेट लॉस हो गया है, तो आप क्या करोगे, मैंने जो टाइटल लिया था वो नलीफाई हो गया क्योंकि सबका वेट लॉस हुआ है ना। तो इससे ये प्रूफ होता है कि योगा करने से वजन कम होता है। ये क्लियर है ना, हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस। मुझे सभी लोगों का थम्स अप चाहिए, मुझे प्रणीता का भी, विनोद जी का भी, माधुरी जी का भी,
सुनीता जी का भी, ज्योति जी, मुझे सबका थम्स अप चाहिए। ओके, नहीं है तो वीडियो ऑन करके थम्स अप दिखा दो अगर आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है तो। ठीक है, अगर आप हो लेक्चर में तो ध्यान से सुनो और मुझे फीडबैक दो। नहीं आएगा तो रिकॉर्डिंग में, मुझे पता है रिकॉर्डिंग इतना सुनने कोई जाएगा नहीं, सामने रहोगे थोड़ा अच्छे से समझो, नहीं समझ में आएगा मैं फिर से समझाऊंगी। ठीक है आपको? अगर आपको कुछ याद नहीं रहता है समस्या नहीं है, लेकिन अभी का अभी तो समझ में आना चाहिए, उतना ही ध्यान में रखो। ठीक है, हाँ। अभी जैसे क्वेश्चन फॉर्म हाइपोथेसिस, आप हाइपोथेसिस कैसे करोगे? मुझे लगता है ये टॉपिक हो गया था, क्योंकि मैंने हाइपोथेसिस का है ना आपको एग्जाम्पल भी बहुत सारा ऑनलाइन दिखाया था कि हाइपोथेसिस आप बनाओगे कैसे। हाइपोथेसिस बनाने के लिए मतलब आप अपने आप को एक क्वेश्चन करोगे और उस क्वेश्चन का आंसर किस तरह से एकदम अप्रोप्रिएट निकलेगा, वो आपका डायरेक्ट वही हाइपोथेसिस होगा। ठीक, ये सब मुझे लगता है हो गया था हमारा, डायरेक्शनल, डिक्लेरेटिव, नल हाइपोथेसिस, नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, है ना? ये सब हमारा हो गया था, तभी हमने वो दिखाया था शोध गंगा और शोध गंगोत्री पे। ओके, अभी हमारा पीपीटी नेक्स्ट चालू होगा। मीनिंग ऑफ रिसर्च डिजाइन, मतलब अभी देखो आपने टॉपिक सिलेक्ट कर लिया, पहले तो आपने प्रॉब्लम हो गई आपकी, टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद अब आपने हाइपोथेसिस पे उसका टाइटल दे दिया, टाइटल देने के बाद अब आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे रिसर्च डिजाइन करना है। नहीं, क्योंकि बिना डिजाइन के कैसे आप करोगे? जैसे घर बनाना है, आपने डिसाइड किया मुझे घर बनाना है, लेकिन घर का स्ट्रक्चर तो बनाओगे ना, डिजाइन तो बनाओगे ना। वैसे ही आप जब रिसर्च करने जाओगे तो पहले उसका डिजाइन बनाओगे ना। द रिसर्च डिजाइन इज ए comprehensive master plan of the research study to be undertaken, giving a general statement of the methods to be used. And research design is a blueprint or structure with in which research is conducted, है ना? तो रिसर्च डिजाइन क्या है? एक मास्टर प्लान है, बोलते हैं ना मास्टर प्लान, कि मोटा मोटा मैं ऐसा ऐसा करूंगा, पहले मैं ये करूंगा, फिर ये रहेगा, फिर ये रहेगा मेरे पास। मैं ऐसे लोगों के ऊपर, मैं पहले तो आप थियरी करने वाले कि प्रैक्टिकल करने वाले हैं, वो डिसाइड हो गया तो कितने लोगों के ऊपर करने वाले हैं, वो डिसाइड हो गया तो कौन से लोग, एज ग्रुप क्या है ना, वर्किंग नॉन वर्किंग, कौन से स्टेट में कर रहे हो, महाराष्ट्र में कर रहे हो, गुजरात में कर रहे हो या कहाँ पे कर रहे हो, इंडिया में कर रहे हो, इंटरनेशनल कर रहे हो, वो सब डिजाइन करो, वो सब चीजें डिटेल में लाओ। योगा सिखा रहे हो, योगा में क्या सिखा रहे हो, आसन सिखा रहे हो, प्राणायाम या मेडिटेशन, है ना? ये सब जो चीजें हैं वो आएगी रिसर्च डिजाइन में। और रिसर्च डिजाइन जो है ना, ये एक ब्लूप्रिंट होता है कि एग्जैक्टली आपको ये प्लान के साथ आगे बढ़ना है। और उस रिसर्च में कौन कौन लोग आपको हेल्प करने वाले हैं? आपको डॉक्टर की हेल्प लगने वाली है क्या बीपी चेक करने के लिए, या आपको दूसरे इंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ेगी क्या जो आपको हेल्प करे? 250 लोग को आप नहीं ले सकते क्या? आपको ऑफिस स्टाफ की जरूरत पड़ेगी जो आपका डेटा कलेक्ट कर सके? आपको कौन कौन सी मशीनें यूज में लानी है, वो मशीन कहाँ से आएगी, कितने रुपए की रहेगी, वो आपको कहीं से डोनेट कोई करने वाला है या उसके लिए आपको कुछ पैसा कहीं से और से मिलने वाला है, फंडिंग मिलने वाली है, आपका खुद का पैसा लगाने वाले हो? ये सब जो चीजें हैं वो रिसर्च डिजाइन में आएगी। ओके, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ गुड रिसर्च डिजाइन, क्या जरूरत है रिसर्च डिजाइन क्यों करना चाहिए? चलो आप मुझे बताओगे, कोई भी रिसर्च क्यों डिजाइन करना चाहिए? मतलब आप रिसर्च करने वाले हो तो उसके पहले ये डिजाइन क्यों बनाना है आपको पेपर पे? क्या क्या इम्पोर्टेंस है उसका?
हाँ, सभी लोग एक एक करके आंसर बताएंगे, एक एक पॉइंट बताएंगे। चलिए, मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ, तो बताइए क्यों रिसर्च डिजाइन करना क्यों जरूरी है? बिना डिजाइन के हम लोग रिसर्च कर सकते हैं क्या? नहीं। हाँ, तो डिजाइन क्यों बनाना चाहिए? आप घर बनाते हो, घर के लिए डिजाइन बनाते हो क्या, कि ऐसे डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं? बिल्डिंग बनाते हैं तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, क्या करते हो आप? नहीं, डिजाइन ही पहले रखना पड़ेगा, कितनी जगह है उस जगह के हिसाब से तो आपने जैसे आप घर के लिए सोचते हो ना, वैसे जरा रिसर्च के बारे में सोचिए और मुझे कुछ तो पॉइंट बताइए। पहले तो प्रॉब्लम देखी जाएगी, कौन से प्रॉब्लम पर अपने को करना है। हम्म, फिर उस प्रॉब्लम के हिसाब से वो लोग कहाँ जमा होंगे, कहाँ मिलेंगे अपने को। हम्म, उसमें एज ग्रुप भी ढूंढना पड़ेगा कि कौन से एज ग्रुप का लेना है। स्कूल में जाएंगे तो बच्चे मिलेंगे, बड़ों को कहाँ हम्म, से मिलेंगे। हम्म, ये थोड़ा उसमें पहले डिजाइन के समय सोचना ही पड़ेगा सब। हम्म, और फिर उसके बाद में उनका जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम पर भी सोचना पड़ेगा कि वो ज्यादा खर्चिक ना बने। हम्म, अगर डॉक्टर से चेक करवाना वगैरह देखा जाए तो उतने लोगों का वो बहुत ही कॉस्टली जाएगा। तो उस हिसाब से अपने को उसमें भी और दूसरा क्या ले सकते हैं ये सोचना पड़ेगा। तो इन और भी बहुत सारी मैटर करते कि उन लोगों को हम कितने एक बार सिखाए तो वो कितने दिन से वापस आकर अपना बताए कि क्या क्या फर्क हो रहा है, ये भी देखना पड़ेगा। पूरा पेपर वर्क तैयार रखना पड़ेगा, हर दिन में उनका क्या क्या चेंज हो रहा है, कैसे हो रहा है, और कौन से अगर नहीं सूट हो रहा है तो फिर उसके अलावा हम उनको क्या देना चाहिए। फिर और हम्म, किसी की भी समझो रिस्पॉन्स नहीं हो रही है, कुछ हम्म, हो रहा है तो दूसरा भी उस पर देखना पड़ेगा कि क्या देना चाहिए, क्या हम्म, आसन है, क्या डाइट है, हम्म, क्या दिनचर्या है उनकी, वो हम्म, देखना पड़ेगा। वो जैसे ऑफिस लेवल पे है तो उनका, फिर घर पे है तो उन लोगों का। हम्म, उसकी डिजाइन करते समय ये सोच सोच तो लेंगे मैडम, लेकिन मुझे तो लगता है कि हम प्रैक्टिकल उसको कैसे उतारे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। माधुरी जी, मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया, पर मैं चाहती थी कि कोई और भी आंसर करे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, पर कोई बात नहीं। पर आपने इतना अच्छे से उसको आंसर किया है, आई एम वेरी हैप्पी। तो हम थैंक लोग यू। कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? चलिए, अ, कुलकर्णी जी, आपका माइक ऑन है, अगर बंद करेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है? तो पहले तो हमें देखना है कि स्मूथ फंक्शन। बालाजी सर, आप मुझे तो होस्ट बना सकते हैं क्या थोड़ी देर के लिए? तो मैं जरा ये म्यूट अनम्यूट कर देती हूँ, ठीक है? हाँ, तो स्मूथ फंक्शन, कि आप जब रिसर्च डिजाइन करोगे ना, तो ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में कुछ और कर दिया, या है ना, वो पहले से आप, आपका जो रिसर्च है स्मूथली जाना चाहिए, बिना किसी, है ना, डिस्टरबेंस के, या बिना किसी रुकावट के चलना चाहिए। आप कभी हो नहीं हो, जो लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर आपने जिन लोगों को लगाया है, अगर आपने सबको अच्छे से समझा दिया कि ये हमेशा करने वाले हैं, क्योंकि वो अकेले आपका काम नहीं है, उसके लिए आपकी एक पूरी टीम रहेगी, आप जिन लोगों को आपने हायर किया रहेगा वो रहेगा। तो स्मूथ चलने के लिए सबसे पहले रिसर्च डिजाइन बहुत जरूरी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है? और रिसर्च करते समय आपको ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे से जानेगा, हर चीज आपके सामने रेडीमेड आएगी, ऐसा नहीं है ना। पता नहीं कितनी समस्याएं आएंगी, और कौन सी समस्या कब आने वाली हो आपको पहले से पता होना चाहिए, कि यहाँ जाएंगे तो समस्या आएगी तो उसका मुझे समाधान कैसे करना है। हर एक का प्रॉब्लम का सलूशन भी आपके ब्लूप्रिंट में आएगा, कहाँ से परमिशन लेना है, क्या करना है, वो सब पहले से होना चाहिए।
ठीक है। और ये सब रिसर्च डिजाइन करके रखोगे ना तो बहुत टाइम बचेगा, है ना, और आपका पैसा भी बचेगा। एक ही चीज के लिए आपको 2-2 बार 3-3 बार नहीं काम करना पड़ेगा, और आपको राइट पाथ दिखाएगा कि सही डायरेक्शन में आप जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, वो भी आपको पता चलेगा। तो अच्छा रिसर्च डिजाइन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी अच्छा रिसर्च डिजाइन बन है कि नहीं है वो कैसे आपको समझ में आएगा कि यही अच्छा रिसर्च डिजाइन है? सबसे पहले तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मतलब जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे मुझे थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो उस तरह से उतना स्कोप रखो कि ठीक है यहाँ पे मैं ये थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, क्योंकि ये जो समस्या मेरे सामने आ रही है उसका समाधान तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से मॉडिफाई कर दूं। और अप्रोप्रिएट होना चाहिए रिसर्च डिजाइन, ऐसा नहीं कि आपने हवा महल बना दिया, है ना। अप्रोप्रिएट कि जिस चीज पे करना चाहते हो वो उसके लिए सुटेबल है कि नहीं है। एफिशिएंट भी होना चाहिए कि उसके लायक होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, आपके बजट में रहे ऐसा भी होना चाहिए। और उसके ऊपर बहुत ज्यादा लोग चर्चा ना करने लगे, है ना, कि आपने जो टॉपिक चूज किया उसकी वजह से सोसाइटी में हंगामा मच गया। जैसे वो गे लोगों के ऊपर कुछ होता है तो कैसे सोसाइटी में न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा हंगामा हो जाता है ना। या किसी के ऊपर आपने ऐसा रिसर्च किया सोसाइटी में कि उनको लगा कि अरे ये तो हमारे लोगों के खिलाफ ये कुछ कर रहे, ये जो कर रहे उससे हमारी भावनाएं आहत हो गई, है ना, तो उसके लिए लोग मोर्चा निकल के ना खड़े हो जाए। ऐसा भी मत करो, ऐसा भी रिसर्च मत चूज करो। और ऐसा ही रिसर्च चूज करो जिसमें कि आपको डेटा है ना आसानी से मिल सके और लोग उस डेटा के ऊपर यकीन भी कर सके और उस डेटा को आप एनालाइज भी कर सको, ठीक है। अभी जैसे अगर आपको देखना है कि योगा कितने लोगों को अच्छा लगता है, हम लोग बोलेंगे सबको अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग, जब आप एक्चुअली क्वेश्चन बना के भेजोगे तो उसमें आएगा कि 50% लोगों को ये अच्छा लगता है, ऐसा भी हो सकता है। तो डेटा कलेक्शन जो है वो एकदम ऐसा उसके ऊपर भरोसा कर सके या उसका जो रिजल्ट आ सके, ऐसा आपको डेटा कलेक्ट करना चाहिए, है ना। और आप जब रिसर्च करने लगे ना तो एक्सपेरिमेंट में गलतियां भी होती है करते समय, तो गलती कम से कम हो वैसा डिजाइन करो ना, तो आपका रिसर्च बहुत अच्छा जाएगा, स्मूथ जाएगा। नाउ फैक्टर्स टू बी कंसीडर, जब आप रिसर्च डिजाइन करोगे तब ऐसे कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखती है, ध्यान में रखनी है। पहला है द मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, the availability and skill of the researcher and his staff, the objective of the problem to be studied, the nature of the problem to be studied, the availability of time and money for the research work. Okay, तो जब आप रिसर्च डिजाइन करोगे तो रिसर्च डिजाइन करते समय ये देखो कि आपको कितनी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, उस जो टॉपिक है आपका कहाँ से मिलेगी, इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी, कितनी मिलेगी। ओके, और आपके पास स्टाफ कितना, आपके पास अवेलेबल स्टाफ कितना है, आपको हायर कितना करना है और कितने लोग जरूरत पड़ेगी आपको स्टाफ की, स्किल की। स्किलफुल लोग मतलब जो उस चीज के मास्टर होते हैं। जैसे आपको डॉक्टर्स की टीम की जरूरत पड़ेगी अगर आप योगा के ऊपर कर रहे हो, थियरी के ऊपर कर रहे हो, तो जो टॉपिक आपने लिया है, अभी आपने लिया मेडिटेशन इन योगा, तो आपको कोई मेडिटेशन का एक्सपर्ट रहेगा, उसका भी आपको लेना पड़ेगा, उसकी भी राय लेनी पड़ेगी, है ना, या उसको भी दिखाना पड़ेगा कि ये किया है। तो इस तरह से आपके स्किलफुल स्टाफ, नॉन स्किलफुल स्टाफ जो आपको हेल्प करने वाले हो कितने अवेलेबल है, कितना हायर करना है, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वो सब करना है। और आप जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हो उसका पर्पस क्या है वो भी फुलफिल होना चाहिए। आपने जो समस्या ली है ना, वो समस्या का समाधान होगा क्या ये करने से, वो भी ध्यान में रखिए। और जो समस्या के ऊपर हम समाधान रिसर्च करने वाले हैं, सर्च करने वाले हैं,
वो समस्या किस प्रकार की है, जैसे मैंने बताया थ्योरेटिकल या एक्सपेरिमेंटल है या किसी और प्रकार की है, और उसको करने में कितना समय लगेगा, कितना पैसा लगेगा, किस तरह का रिसर्च वर्क करना होगा, वो सारी चीजें आपके रिसर्च डिजाइन में आनी चाहिए। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? हाँ मैम आ रही। ओके, एक मिनट, हाँ मैं जरा मेरा वाईफाई चेंज करती हूँ, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। हाँ, अभी बेटर वाला है। नाउ टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन। Okay, research design in case of exploratory research studies, and research design in case of descriptive and diagnostic research studies, and research design in case of hypothesis testing research studies. अभी रिसर्च डिजाइन करना है जिसमें एक्सप्लोरेटरी तरीके से रिसर्च करना है, एक्सप्लोर करना है, जैसे आजकल के सिनेरियो में, है ना, ये ऐसा रिसर्च डिजाइन है जिसमें अभी तक बहुत ज्यादा रिसर्च हुआ नहीं है, नया नया कोई समस्या पैदा हुई है, और उस नई समस्या के समाधान के लिए आप कोई रिसर्च डिजाइन कर रहे हो, तो वो आएगा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन, या उसके ऊपर स्टडी करना। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया है ना, कि कोविड पैंडेमिक में हमारी जो ग्लोबल इकोनॉमी थी उस पर उसका क्या असर हुआ। तो कोविड की जो समस्या थी हमारे पास अचानक आ गई थी, और उसके ऊपर इसीलिए बहुत सारे ये योगा से रिलेटेड रहेगा? हाँ, क्यों नहीं, अगर योगा से रिलेटेड करना हुआ तो हमारे कोविड पैंडेमिक में, है ना, किन लोगों को योगा से समाधान मिला, या कोविड की समस्या में योगा जो है वो एक थेरेपी की तरह काम आया कि नहीं आया, या योगिक प्रैक्टिसेस उसमें योगा जो करते हैं उनको कोविड की समस्या कितनी हुई, कितने लोगों को नहीं हुई, ऐसा कोई भी आप ले सकते हो, क्योंकि जो कोविड की समस्या थी वो अचानक से आई हुई समस्या थी, हमारे पास उसके पहले ऐसा समस्या कभी आई नहीं थी इस तरह की। ये नया टॉपिक था, एक्सप्लोर करना था इसमें, इसके ऊपर पहले रिसर्च नहीं हुआ है आपको। तो इस तरह से नए टॉपिक के ऊपर जिसपे ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है, कोई नई समस्या हमारे सामने आ गई है, अगर हम उसके ऊपर कुछ रिसर्च करते हैं, डिजाइन करते हैं, तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडीज में वो आएगा। ठीक है, क्योंकि अभी उसमें फिर लिटरेचर रिव्यू करने जाओगे ना, तो लिटरेचर रिव्यू मतलब किन लोगों ने इसके ऊपर पहले एक्सपेरिमेंट किया है, रिसर्च किया है, तो आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले ये समस्या ही नहीं आई आपके सामने, है ना। लेकिन उस समस्या से रिलेटेड इसके पहले कौन कौन सी ऐसी पैंडेमिक हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए थी, तो मैंने देखा न्यूज़पेपर में बता रहा था कि 100 साल पहले फ्रांस में कहीं कोई फ्लू आया था तो उसमें इतने लोग मरे थे, है ना। 200 साल पहले यहाँ पे कोई बीमारी हुई थी तो उसमें इतने हजार लोग मरे थे, है ना। तो इस तरह से समस्या आई थी 100-200 साल पहले, 300 साल पहले भी। तो उस समय लोगों ने किस तरह से क्या उपाय किए थे, लेकिन अभी अब वो सब आप पढ़ोगे, लेकिन आप देखोगे समस्या थी वो, लेकिन उस समय जो उपाय के साधन थे और आज के जो उपाय के साधन है वो बहुत अलग है। लेकिन फिर भी आपको रिसर्च लिटरेचर रिव्यू में वो सब पढ़ोगे तो आपके आज का जो केस है उसको और अच्छे से करने में फायदा ही मिलेगा, है ना। तो रिसर्च आपको जो लिटरेचर रिव्यू है, ये रिसर्च करने के लिए बहुत ज्यादा लिटरेचर रिव्यू नहीं मिलेगा, लेकिन उससे रिलेटेड जो टॉपिक मिलेगा वो, मतलब क्योंकि आप एक्सप्लोर ही कर रहे हो, उसके लिए नया है ये पूरी दुनिया के लिए। ठीक है, माधुरी जी समझ में आया क्या? हाँ हाँ। ओके। और अभी रिसर्च डिजाइन जो है वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के लिए अलग रहेगा, डायग्नोस्टिक है तो अलग रहेगा। डिस्क्रिप्टिव मतलब क्या, किसी एक टॉपिक के ऊपर आप डिस्क्राइब कर रहे हो, और जैसे, है ना, पतंजलि योग जो है और हमारा कोई दूसरा एक ग्रंथ है उसके ऊपर कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन कर रहे हो, या पतंजलि योगा या फिर अपने हठ योगा के ऊपर ही एक नया बुक तैयार किया कि हठ योगा में जो प्रैक्टिसेस दी गई है वो कितने उपयोगी है, कितनी नहीं है, कितने लोग आराम से कर सकते हैं, उसके ऊपर आपने एक बुक लिखी या उसके डिस्क्रिप्शन पे किया।
या डायग्नोस्टिक जो है उसमें कैसा है कि आप डायग्नोस कर रहे हो कि किसी चीज के ऊपर कि उसका हेल्थ वाइज ऐसा था योगा करने के पहले, योगा करने के बाद, जिसमें आप मेजरमेंट ले लोगे, है ना, पहले और बाद का। तो इस तरह का भी रिसर्च डिजाइन आप कर सकते हो कि प्री एंड पोस्ट। प्री में ऐसा था, उसका वेट, उसका बीपी, उसका स्ट्रेस, और करने के बाद फिर ये आया, है ना, डायग्नोस किया आपने। या फिर पहले उसको थायराइड था, 6 महीना योगा किया, थायराइड नहीं है, ये भी डायग्नोस है। okay? जिसमें आप डेटा को कंपेयर कर सकते हो प्री एंड पोस्ट में। नाउ रिसर्च डिजाइन इन केस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडीज। अभी आपने जो हाइपोथेसिस डिसाइड किया था, जो टाइटल डिसाइड किया था, उसको ही आप सत्य है या असत्य है ऐसा आप उसको टेस्ट कर रहे हो ना। इस तरह का भी रिसर्च डिजाइन कर सकते हो आप। तो रिसर्च डिजाइन करने के लिए भी अलग तरीके, जिस प्रकार का आप टॉपिक लोगे उस प्रकार से डिजाइन बनाओगे। Now, research design in case of exploratory research studies. जैसे कोई नया टॉपिक है, उसके ऊपर आपको एक्सप्लोर करते हुए रिसर्च करना है, तो उसके लिए रिसर्च डिजाइन कैसा होगा। Okay, exploratory research studies are also termed as formulative research studies, developing the working hypothesis and flexible. अभी जो आपको एक्सप्लोर करना है ना, कोई नया टॉपिक आया है, उसके ऊपर स्टडी करना है, तो उसके लिए इसके पहले कुछ स्टडी हुई थी क्या उसके बारे में, ऐसी कोई समस्या फिर पास्ट में आई थी क्या, उसको समझना, ठीक है। और फिर उसके ऊपर हाइपोथेसिस के ऊपर काम करना कि मुझे हाइपोथेसिस बनाना क्या है, क्योंकि आपके सामने जो समस्या है उसका क्या रिजल्ट होगा। अभी जैसे देखो पैंडेमिक में ये चालू हो गया, वैक्सीन सबकी चालू हो गई, लेकिन वैक्सीन का क्या रिजल्ट आएगा, किसी ने उसके ऊपर रिसर्च किया क्या। वैक्सीन जिन लोगों ने लगाई है उनके ऊपर, है ना, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल किस प्रकार का असर होगा, ऐसा कुछ स्टडी हुआ है क्या। अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि स्टडी कब होगा, जब लोगों को कोविड का टीका लग जाएगा, उसके 1 साल के बाद कुछ असर हुआ क्या वो देखेंगे, 2 साल के बाद हुआ क्या, या 10 साल के बाद उस इंसान में कुछ परिवर्तन हुआ क्या, या उसकी जनरेशन में कुछ परिवर्तन हुआ क्या, कि आपको कोविड का टीका लगा था, आपके बच्चे को नहीं लगा, तो क्या जनरेशन में कुछ हुआ। तो ऐसे ना हाइपोथेसिस जो है वो डेवलप होते जाएगा, और आपको अभी पता नहीं कि आप एग्जैक्टली क्या सर्च करना चाहते हो। आप तो ट्राई कर रहे हो उसको एक्सप्लोर करने के लिए कि चलो अभी हम लोग योगा के टॉपिक से रिलेटेड करते हैं कि किसी को कोविड हो गया था, है ना, और उसने टीका भी लगा लिया है, लेकिन टीका लगाया है, कोविड हुआ है, तो उसको लंग्स बहुत वीक हो गया। आपने देखा होगा, पेपर में भी पढ़ा होगा कि जो लोग है ना कोविड से होके गुजरते हैं उनके लंग्स पे उसका बहुत असर होता है, ब्रीदिंग से रिलेटेड बहुत सारी समस्या हो जाती है, एनीमिया वगैरह की प्रॉब्लम बहुत हो जाती है। तो ऐसे लोग ने योगा स्टार्ट कर दिया, तो योगा स्टार्ट किया, लेकिन योगा स्टार्ट करके सच में उनको कितना फायदा मिला, क्या उनका लंग्स अच्छी तरह से वापस पुराने वाले फंक्शन में आ गया, या 90% तक गया, या 80% या 54% तक ही फंक्शन कर रहा है योगा करने के बाद भी, या कोई ऐसा है जिसने पूरा का पूरा योगा करके फिर से पहले जैसा हेल्थ पा लिया, लंग्स को पा लिया। ये रिसर्च करने के लिए आपको टाइम लगेगा ना, क्योंकि अभी अभी तो समस्या आई है, अब आपने उसको सिखाना चालू किया है। तो जैसे अभी कोविड 2020 में चालू हुआ और आपने 21, 22 एटलीस्ट 2 साल उस इंसान ने योगा किया। अगर आपने तब रिसर्च स्टार्ट किया होगा, तब जाके आप 2 साल में आप कुछ बता सकते हो कि हाँ भाई इससे ऐसा होता है। और अगर आप अभी स्टार्ट करोगे कि चलो कोविड में जिन लोगों को हुआ था कोविड, उनके ऊपर हम योगा उनको सिखाना चालू करेंगे, और उनके लंग्स कैपेसिटी, ब्रीदिंग जो कैपेसिटी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उस पर कितना असर हुआ है, अब हम उसके ऊपर उस असर को देखते हैं। और ऐसा करके फिर आप उनको सिखाते हुए फिर जो रिजल्ट आएगा आप उस पर फिर बता सकते हो कि मैंने इनको योगा सिखाया और मैं चेक करना चाहती थी कि इनका लंग्स पुराने पहले जैसा हो सकता है कि नहीं। और जब वो हो गया तब आप प्रूफ करोगे कि हाँ ऐसा हो गया।
ना। तो इस तरह से हाइपोथेसिस को भी आप डेवलप करते रह सकते हो, या कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको और भी कुछ रिजल्ट आए तो उस हिसाब से भी आप हाइपोथेसिस कर सकते हो, तो वो फ्लेक्सिबल रहेगा, है ना। क्योंकि एक्सप्लोर कर रहे हो ना, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा रहेगी, क्योंकि आप भी बहुत 100% श्योर नहीं किसी चीज के लिए। वो तो जब रिसर्च करते करते आपको पता चलेगा, अच्छा ये भी समस्या आ गई है, ये प्रॉब्लम और बढ़ गई है, ये प्रॉब्लम कम हुई, इस तरह से। क्लियर है क्या? ओके। अभी दूसरा है 3 methods in the context of research design for such studies. Okay, the survey of concerning literature, the experience survey, and the analysis of insight stimulating example. Okay, तो आप जब ये रिसर्च डिजाइन करोगे, okay, तो रिसर्च डिजाइन करने के लिए आपको सबसे पहले तो उस रिसर्च के ऊपर कौन कौन से लिटरेचर है, कौन कौन सी किताबें हैं, किन लोगों ने काम किया है ना, वैसा आपको ढूंढ के निकालना है। और वो भी आपको रिसर्च डिजाइन में इंक्लूड करना है कि मैंने यहाँ की लाइब्रेरी यूज करना है, मुझे यहाँ से मुझे ये डेटा मिल जाएगा, यहाँ से मुझे ये मिलेगा। ओके। और अगर आप कुछ सर्वे करने वाले हो तो वो सर्वे कैसा होगा, किस तरह से भेजोगे आप, क्वेश्चन फॉर्म में सबको व्हाट्सएप पे भेजने वाले हो, ईमेल करने वाले हो, लेटर से पोस्ट करने वाले हो, किसी को हार्ड कॉपी देने वाले हो, वो भी आपको बताना पड़ेगा डिजाइन में। और अगर आपको कभी कभी कैसा लगता है, हाँ एक माधुरी जी। एक सवाल है मैम, हाँ, ये डिजाइन करने के लिए ऐसा कुछ है क्या अपने पास कि उस यानी उसी में हो मिल जाएगा क्या, शोध गंगा में भी कैसे पेपर लेना उठाना, नहीं कैसे क्वेश्चन का मेथड रखना पेपर में? नहीं, वो ये आपको रिसर्च डिजाइन मतलब पूरा होल, जैसे कि अभी आप मान लो आपने मैंने बताया ना कि घर बनाना है तो उसका डिजाइन होना चाहिए आपके पास, है ना। तो पहले आप पेपर पे डिजाइन बनाओगे और फिर घर बना दिया। अब आप मुझे क्या पूछ रहे हो, समझ ले, आपने जो पेपर पे डिजाइन बनाया था ना, जो आर्किटेक्ट था ना वो लेके चला गया, आपके मुझे पास ये है नहीं। पूछना है, मुझे हाँ। ये पूछना है कि मैं आपसे, अब मेरा ये रिसर्च मुझे करना है, एक सब्जेक्ट है, हम्म। लेकिन मुझे आपको क्वेश्चन भेजने हैं कि उस पे आपका क्या जवाब मिलेगा, कि उस रिसर्च के बारे में बोलो, या आपका जो प्रॉब्लम है मुझे आपको देना है कि मैं इस पे ये करने वाली हूँ। अच्छा, आपने डिसाइड कर लिया है क्या, ऐसा बोल रहे हो आप? हाँ मैंने डिसाइड किया, लेकिन वो भेजे उसमें क्या आना चाहिए? तो मुझे बताइए ना, हम लोग अभी हमारे पास 10 मिनट है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल रहेगा, आप मुझे बताइए तो हम उसके ऊपर डिस्कस अभी 10 मिनट करते हैं, जितना रहेगा बताइए। आप रुको, देखो, पहले आप जैसे आप पीपीटी, कोविड हाँ कोविड एक मिनट, हाँ पहले हमने कहाँ पीपीटी खत्म किया वो जरा आपके इसमें नोट डाउन करो, तो नेक्स्ट कलम है उसके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। एक मिनट। 3 methods in the context of research designed हाँ for such studies. हाँ, यहाँ तक हमारा हुआ है, ठीक है। और ये पीपीटी नंबर है 4, है ना। हाँ चलिए, आप बताइए आपका टॉपिक क्या है। अभी जैसे अब कोविड में लंग्स कैपेसिटी कमजोर हुई, हम्म। तो मैंने उनको प्राणायाम दिया। हम्म। प्राणायाम भस्त्रिका से लंग्स कैपेसिटी बनाने के लिए एक, उसमें से कुछ मेथड, जैसे लंग्स कमजोर है तो वो फास्ट नहीं कर पा रहे, तो वो स्लो में जाके कैसे, फिर कैसे आगे उनको थ्रू आगे थोड़ा उनको लगे कि अब मेरी कैपेसिटी बढ़ रही है, कि मैं इनहेल थोड़ी देर तक कर सकती हूँ, एक्सेल थोड़ा देर समय बढ़ रहा है। तो ये सब पूछने के लिए मुझे क्वेश्चंस बनाना पड़ेगा ना। क्वेश्चन, हाँ आप क्वेश्चन खुद बना सकते हो, राइट, लेकिन क्वेश्चन बनाने से पहले आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर करके जैसे किसी को नहीं कर सकते। आप बताओगे कि अच्छा आपको फायदा हो रहा है क्या, तो लोग स्टूडेंट क्या करेंगे, अरे मैडम को दुखी तो करना नहीं है, मैडम को हाँ, वहां पे झूठ बोलते हैं। हम ऐसे बोलेंगे कि हाँ मैडम बहुत फायदा हो रहा है, उसका नहीं। आपको किसी डॉक्टर की, एक्सपर्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। लंग्स को मेजर करने के लिए भी एक मशीन आती है, हाँ तो आपको वो मशीन लेनी पड़ेगी, या जो डॉक्टर है ना उनसे मिलिए और बताइए कि मुझे लंग्स की कैपेसिटी जानने की जो मशीन है
वो भाड़े पे लेनी है या वो कैसे इस्तेमाल करते हैं, कितने में आती है, तो पहले आपको वो मशीन से मेजर करते हैं, तो ही वो आपको अप्रोप्रिएट डेटा आपका सही रहेगा। अच्छा। क्वेश्चनियर, इसमें क्वेश्चनियर काम नहीं करेगा, हाँ हाँ है ना। आपके इसमें अगर कोई दूसरा एग्जांपल है तो बताइए, तो मैं उसमें बता सकती हूँ क्वेश्चनियर काम करेगा कि नहीं। अभी जैसे सर्वाइकल प्रॉब्लम है अभी बहुत लेडीज को, अभी क्या है? स्पॉन्डिलाइटिस प्रॉब्लम। स्पॉन्डिलाइटिस प्रॉब्लम, ओके। हाँ, तो उसमें भी तो अभी हमको डॉक्टर की हेल्प लगेगी। अगर आप एक्सपेरिमेंटल करना जाओगे तो आपको डॉक्टर की हेल्प लगेगी, या तो आप उस मशीन को खुद सीख लो आप कि कैसे इसको करते हैं, मेजर करते हैं, और फिर उस मशीन को खरीद के आप करो। जैसे अभी वजन कम होता है कि ज्यादा होता है, ये सिंपल है। हमारे पास एक वजन काटा ले लिया, प्री एंड पोस्ट कर लिया। बीपी का मशीन है, बीपी का मशीन भी 1000-2000 रुपए में आ जाती है, उसका भी आप कर सकते हो, इजी है वो, है ना। तो जब आप छोटा रिसर्च कर रहे हो तो मशीन को रेंट पे ले सकते हो, है ना, कि एक दिन के लिए मुझे रेंट पे दे दो। हाँ, जैसे मैंने पीछे बोला था, अब ये बात आपकी मुझे समझ में आई कि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली जाने वाला है। हाँ गुड। तो ये हमने समझा। अब दूसरा, जैसे मैंने बोला था कि मोनोपॉज में अपना थोड़ा जैसे क्या, बोलिए ना, मराठी में बोलिए। लेडीज को जो प्रॉब्लम आती है ना, मेनिस्ट्रुअल साइकिल की, या मेनोपॉज के बाद जो उनको, है ना, ब्लड। हाँ, डिप्रेशन। डिप्रेशन, हाँ। हाँ। तो डिप्रेशन के लिए भी है ना, डिप्रेशन के लिए भी लेवल है मेजर करने के लिए। हो क्या? हाँ, तो आपको ऐसे डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। एक तो है ना, जो साइकेट्रिस्ट रहेंगे स्पेशली, आपको उनसे मिलना पड़ेगा कि वो किस हिसाब से डिजाइन करते हैं कि किसको कितना डिप्रेशन है। या तो उनके पास क्वेश्चनियर रहेगा, या तो उनके पास कोई मशीन रहेगी, या उनके पास कोई एक मेथड होगा कि उससे वो डिसाइड करते हैं कि इसका डिप्रेशन का लेवल ये है, क्योंकि वो भी दवाई देते हैं ना, डिप्रेशन के लिए मेडिसिन देते हैं। ओ, तो मॉडर्न साइंस में उसके लिए क्या मेथड यूज करते हैं वो, कुछ लोग क्या करते हैं, बीपी का लेना, ब्लड शुगर का लेना, ऐसे 2-3 चीजें है ना, वो काउंट करते हैं कि अगर ये चीजें ब्लड में ज्यादा है या बीपी इतना है, तो हम उसको कंसिडर करते हैं कि इसको माइल्ड, मीडियम या हाई डिप्रेशन है। तो ऐसा जो मेथड यूज करते हैं, ऐसे किसी जो एक्सपर्ट होते हैं ना, उनसे मिलिए, उनसे मेथड को सीखिए, और फिर आप वो कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप पूछोगे कि कितना डिप्रेशन था, स्टूडेंट क्या बताएगा? अगर आप क्वेश्चन बना के भेजोगे कि आपको माइल्ड डिप्रेशन है, मेजर डिप्रेशन है, उसको क्या पता? उसको तो मैडम को खुश करना है, वो बोल देगा मैडम आपको मेरा डिप्रेशन तो चला गया आपके साथ योगा करके, पर दैट इज नॉट ट्रू, वो कंसिडर नहीं होगा इसमें। हाँ थोड़ा हाँ, ये अभी बात ऐसे। क्लियर होएगी तभी समझ में आएगा कि कैसे। हाँ, तो यही है रिसर्च डिजाइन करना, कि जब आप पहले देखिए बजट कितना है हाँ है ना। और बजट भी बहुत ज्यादा नहीं, जैसे 1000, 2000, 3000, 4000 देना है, तो हम लोग चलो अपना, हमें तो रिसर्च करना ही है, तो ऐसा हम लोग डाल सकते हैं। लेकिन 50,000, 60,000 अगर इसके लिए करना तो नहीं। लेकिन जब आप पीएचडी करने जाएंगे ना, तो अगर 50,000, 60,000 लग रहा है तो हम वहाँ पे दे सकते हैं, क्योंकि हमें फिर उससे डिग्री मिलेगी, तो वहाँ पे कर लो। लेकिन अगर बहुत ज्यादा, अभी एमए के लिए जब आपको रिसर्च करना होगा, 4th सेमेस्टर में है आपको एक करने के लिए, तो वहाँ पे 5,000, 6,000 डालना है तो डाल दो आप उतना। लेकिन 50-60,000 डालने जाओगे तो उतना पॉसिबल नहीं है ना। तो वैसा देखो कि जो उतने में आ जाए, और रेंटेड मशीन भी बहुत सारी आ जाती है, आप वो फाइंड आउट करो कहाँ से मिलेगा। तो आपको थोड़ा भाग दौड़ करना पड़ेगा, गूगल करना पड़ेगा, आपके आसपास जो एक्सपर्ट है जिसने इस चीजों पे रिसर्च किया था, उनसे बात करो, है ना। अब समझो मैम, वो इसलिए पूछ रही हूँ मैम कि थोड़ा बेटी को अगर हम, मेरी बेटी पैथो डॉक्टर बन रही है, हम्म, एमडी कर रही है उसमें पैथो में, हम्म। तो उसको अगर मैं ऐसे सैंपल भेजूं तो वो कंसिडर होगा? नहीं, सैंपल भेजोगे नहीं, वो पैथो में कर रही है, लेकिन क्या वो आपको
मतलब आप जिसके ऊपर करने वाले हो, क्या वो आपको डेटा देने वाली है सबका चेक करके? कैसे करेगी वो? तो वो तो अभी तो नहीं, पर कौन सा डेटा देने वाले हो आप उसको? नहीं, वही मैं बोल रही हूँ। आप समझो, जैसे आप बोले कि डिप्रेशन, वो ब्लड टेस्ट होगा, फिर उसमें से आपको हमें नहीं, वो समझना मैंने पड़ेगा कि मैंने कौन से आपको लेवल पे है वो सिर्फ तो नहीं मैंने हाँ माधुरी जी, मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया है डिप्रेशन के लिए कि शायद हाँ कोई ब्लड से देखता होगा, कोई क्वेश्चनर से देखता होगा, कोई इंटरव्यू टेक्निक से करता होगा। अगर आपकी बेटी डॉक्टरेट कर रही है तो पहले आप उसको पर उससे आप अपना ये बता सकते हो कि ये डिप्रेशन जो है उसको डॉक्टर लोग डिसाइड कैसे करते हैं कि इसको कितना डिप्रेशन है, वो चीज निकालते कैसे, वो आपकी बेटी शायद ढूंढ के बता सके। अच्छा हाँ, मैंने सिर्फ वो एक उदाहरण दिया, मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता, मुझे भी उसके लिए किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मेरी 2-3 स्टूडेंट है जो डिप्रेशन टैबलेट लेती है, तो अगर ऐसा होता तो सबसे और वो लोग टैबलेट लेते तो मैं उनसे ही पूछूंगी कि भाई कौन से डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो हाँ ना। बताएंगे। तो मैं क्या करूंगी, वो डॉक्टर्स का नंबर लूंगी, वो डॉक्टर के पास विजिट करूंगी और बोलूंगी कि डॉक्टर मुझे ना, मैं थोड़ा इसके ऊपर रिसर्च करना चाहती हूँ, तो मुझे ये जानना था कि आप लोग कैसे इस चीज को डिफाइन कैसे करते, कैसे देखते कि हाँ, इसको कम है इसको ज्यादा है, वो तो क्या ये मेथड होता है? पूछने का तरीका भी मालूम रहना चाहिए ना मैम हमको। हाँ, क्योंकि कोई भी क्यों बताएगा, वो बोलेगा अच्छा हम डॉक्टर बने 5 साल 10 साल करके और हाँ, तुमको तो 2 मिनट में वो फॉर्मूला चाहिए। तो उसके लिए थोड़ा एफर्ट, पर आप जब कंटिन्यूअसली लगे रहोगे कि नहीं मैं जाती हूँ डॉक्टर के, डॉक्टर देखिए ना मैंने ये किया ये किया, तो थोड़ा एफर्ट डालेंगे, जेन्यून रहोगे तो हेल्प करेंगे लोग। ऐसा जैसे आपको काम निकलवाना है तो आपके तरीके से आप देखो, है ना, ऐसा हमारे हमें काम है, हमें जानना है, तो उनके जो भी जितने बजे बोले उतने बजे वहां पहुंच जाओ कि डॉक्टर मुझे जानना है, या अपना भी थोड़ा होमवर्क करके जाओ कि देखिए डॉक्टर मैंने ये सर्च किया तो ये मेथड निकला है मुझे, और आपका क्या एक्सपर्ट राय है ना, मुझे ये 4 तरीके मिले हैं लेकिन आप कैसे करते हो, कौन सा बेस्ट तरीका है, आप उसके मुझे गाइड कर दीजिए। जब भी आपके पास टाइम रहेगा बताइए, मैं आती हूँ, 2 मिनट मुझे दे दीजिए। हाँ। अब मैम ये तो हो गया अपना ये कॉस्ट वाला सब, इसमें पैसे लगने वाले हैं। हम्म। अगर बिगर पैसे लगने वाले जिसमें होंगे तो ऐसे फिर हमको मंत्र योग जो है, साधना प्रार्थना। लेकिन मंत्र योग साधना प्रार्थना, तो क्या निकलना चाहते हो? मंत्र योग करने से क्या होगा, क्या निकलना क्या चाहते हो? मन शांत के लिए जब मन आप, शांत करने, अब मन शांत कैसे होगा, उसको कैसे मेजर करोगे? हाँ वो भी तो नहीं हो रहा है फिर। तो मेजर करने के लिए आप क्या करते हो कि हमारा उसका असर हमारे फिजियोलॉजी पे कैसे होता है? मन शांत मतलब हमारे ब्रेन की एक्टिविटी कम हुई कि ज्यादा हुई, तो अभी ब्रेन की एक्टिविटी को मेजर करने के लिए कौन सी मशीन है? ईसीजी, सॉरी ईईजी है या मुझे ईईजी ना, तो वो मशीन पहले वो कितने में आती है वो आप देखोगे, है ना। अगर मन को एक्टिविटी को देखना है, अगर वो मशीन कॉस्टली पड़ रही है तो आप देखोगे कि अच्छा मैं इसका है ना बीपी देख लेती हूँ या पल्स देख लेती हूँ, है ना, वो मशीन थोड़ी सस्ती आएगी तो वो रेट निकाल सकते हो। और अभी हमारे पास डॉक्टर वसुधा जी हैं, उनसे आप पूछो ये सब बातें तो वो आपको बहुत अच्छे से बताएंगी। हाँ हाँ। वसुधा जी नमस्ते। हाँ वसुधा जी, आपका माइक। नमस्ते, गुड इवनिंग, आप कैसे गुड हो? इवनिंग। मैं ठीक हूँ मैम। मैम अभी हम लोग है ना रिसर्च का टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे थे, तो हाँ अभी ऐसी समस्या आ रही है, ये समस्या तो बहुत बड़ी है सबके लिए ही है, लेकिन जैसे हम कोई रिसर्च टॉपिक है, अभी हाँ। माधुरी जी ने बताया कि मुझे है ना लेडीज जो मेनोपॉज में लेडीज जाती हैं उनको डिप्रेशन आ जाता है, तो वो यस। डिप्रेशन जो है अगर हमें वो मेजर करना है कि पहले डिप्रेशन था बाद में उनको योगा सिखाया तो डिप्रेशन कम हुआ, तो डिप्रेशन के मेजरमेंट के लिए हमारे मॉडर्न साइंस में क्या टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, या डिप्रेशन को मेजर कैसे करते हैं? अभी बहुत सारे डॉक्टर हैं जो डिप्रेशन की टैबलेट देते हैं, पर वो टैबलेट देने से पहले वो कैसे पता करते हैं कि ये माइल्ड डिप्रेशन है, मॉडरेट है या हाई है? कुछ आइडिया होगा तो वो बताइए। तो सबसे पहले तो ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। ओके माधुरी जी, आप नोट करते रहिए। जब ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होते हैं उसके हम्म, बाद कुछ तो ब्लड में क्या चेक करते हैं मैम वो? वो हार्मोन्स लेवल चेक करते हैं, कौन ओके, से हॉर्मोन्स लेवल ब्लड, फिर हॉर्मोन्स लेवल चेक हार्मोन करते लेवल हैं। चेक
करते हैं। उसके बाद वो है ना, सबसे पहले काउंसलिंग करते हैं पेशेंट के साथ। हाँ, काउंसलिंग, ओके। हाँ, सबसे पहले जब फर्स्ट विजिट होती है, हाँ, ऐसे नहीं होता कि अभी ब्लड टेस्ट करो बराबर। या ईजी निकालो, ऐसा नहीं बोला जाता। हाँ, वसुधा जी आपका कैमरा थोड़ा नीचे कर लीजिए, आपका फेस दिखाई नहीं दे रहा है। ओके ओके, जैसे हाँ, तो क्या होता है कि सबसे पहले तो काउंसलिंग होता है। तो डॉक्टर फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट आर द स्ट्रेसर्स, क्यों, किस वजह से इनको स्ट्रेस हुआ है, स्ट्रेस की बीमारी के कारण क्या है, कौन से कारण है, जो इमोशनल है, फिजिकल है, इकोनॉमिकल है। किस सबसे पहले वो स्ट्रेस रूल आउट किया जाता है। फिर रिलेशनशिप में कुछ, यानी कि पति पत्नी में कुछ तनाव है, मेंटल ये है, मेंटल हैरेसमेंट है, क्या रीजन है, या बस फाइनेंशियल स्ट्रेस है, किस वजह से। और जो भी मेनोपॉज में जाती है तो उनके शरीर में तो बहुत सारा चेंजेस आ जाता है। सबसे पहले एक माइंडसेट रहता है औरतों का कि अभी मेरा मेनोपॉज आया तो मेरा अस्तित्व ही खत्म हुआ। तो ऐसे नहीं होता। तो सबसे पहले हम लोग समझाते कि जैसे देखो, एक दिन आप जब 13 से 14 साल की हो गई तो एक जन अचानक आपको मेनार्की आ गई, आपके पीरियड स्टार्ट हो गए, वैसे ही अभी शरीर को उसकी जरूरत नहीं है पीरियड्स की, इसीलिए आपका खत्म हो रहा है। इससे ऐसा नहीं होगा कि आपका जो लाइफ है, जो फैमिली लाइफ है, उसमें उसके ऊपर कुछ परिणाम हो सकता है। तो ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले उनके मन में जो डर है वो निकाल लेते हैं, स्ट्रेसर्स फाइंड आउट करते हैं, स्ट्रेसर्स फाइंड आउट करते हैं, और उसके हिसाब से बहुत सारे जो एक है उनका माइंडसेट क्यों ऐसे बन गया है वो ढूंढा जाता है। लेवल्स चेक किए जाते हैं कि जो जो लेवल्स है उनके हार्मोन लेवल्स वो चेक किए जाते हैं। और उसके बाद काउंसलिंग का सबसे बड़ा अच्छा इम्पैक्ट हो जाता है। अभी जैसे कि योगा का आपने उल्लेख किया, तो योगा तो बहुत अच्छी तरह से काम आता है। और इतने ज्यादा तो मेडिकल टेस्ट नहीं रहते ब्लड या ईजी के अलावा, बस इससे पता लगाया जाता है कि क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस स्ट्रेस। तो ओके, डर है, चिंता है, क्या है, ओके। एंजाइटी। और मैम आपको ये आइडिया होगा क्या अप्रोक्सीमेटली कि अभी हम जब ये ब्लड टेस्ट का, तो मुझे लगता है हार्मोन टेस्टिंग के लिए कितना पैसा लगता होगा? कम से कम 5,000 to 6,000। 5,000 to 6,000 एक पर्सन को लगेगा। और ब्लड टेस्ट का हम 100-200 रुपया 300 रुपया मान लेते हैं कि उसमें नहीं 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 नहीं, ब्लड टेस्ट पे अभी बहुत महंगे हो गए हैं। अच्छा, तो पूरा लेवल जब हम करते हैं, इसमें थायराइड का भी एक रोल रहता है। अच्छा। थायराइड टेस्ट के लिए है 500-600 लगते हैं। 500-600 लगेगा और 5,000 थायराइड लगेगा हॉर्मोन्स के लिए। हाँ। और और ब्लड टेस्ट जो है उसका पकड़ के चलो कि 2-3 हजार। बी ओके, कॉम्प्लेक्स लेवल, विटामिन डी अच्छा, थोड़े महंगे बराबर। अच्छा, विटामिन डी और वो सब तो 10,000 तक जाएगा। तो जाएगा। माधुरी जी, एक जन को कम से कम 10,000 रुपए रहेगा, तो आपके पास जो स्टूडेंट आएंगे, या तो आप उनको खर्चा करो, या आप उनको बोलोगे कि 10,000 का रिपोर्ट निकालना पड़ेगा पहले और योगा करने के बाद, तो है ना। तो वो सब इतना खर्चा मान के आपको चलना पड़ेगा। या तो आप ऐसा कर सकते हो कि 20,000 दो, मैं 6 महीने का योगा सिखाऊंगी, आप फ्री में योगा सिखाओ और प्री पोस्ट टेस्ट आप खुद करके वही पैसे से उनका टेस्ट करके लो और 6 महीना फ्री में योगा सिखाओ। काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल है। काउंसलिंग में बहुत सारे ये निकल जाते हैं। और उस हिसाब से स्ट्रेसर्स फाइंड आउट करके उस स्ट्रेसर से कैसे निपटना है, हाँ हाँ, इसके लिए उनको तैयार किया जाता है। बराबर। हाँ, थैंक यू वसुधा जी। एक्चुअली हम लोग रिसर्च में, मेथड में यही फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि किसी एक टॉपिक को लेने पे, आज हमारा टॉपिक था रिसर्च डिजाइन। तो अभी डिजाइन जब हम करने जा रहे हैं तो इनका टॉपिक तो बहुत बढ़िया बढ़िया है, लेकिन जब डिजाइन करने गए तो पता चला बजट ही, इकोनॉमी ही बहुत हाई जाएगा, तो हम अपना टॉपिक ही चेंज करेंगे। वही माधुरी जी को समझना था। तभी उनको अच्छी तरह से, मुझे लगता है माधुरी जी के, अब बाकी सभी को भी समझ में आ गया होगा कि हम टॉपिक तो बहुत अच्छे हैं हमारे पास, लेकिन हमें अपना बजट, टाइम, वो सब भी देख के फिर वही चूज करना है ना। सही है। ठीक है माधुरी जी, होप डॉक्टर वसुधा जी का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया है, बाकी सभी को भी। थैंक यू सो मच मैम।